दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ओके, इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने जाना कि प्रेसिडेंट के क्या डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, इस टॉपिक को पढ़ के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो चेहरे के जो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, जो कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, इसीलिए इनके बारे में क्लियर पिक्चर बनना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम लोग जानते हैं इनके बारे में। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स। ठीक है, हम लोग ने जाना कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उनके मंत्रीगण होते हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो प्रशासनिक कार्य करती है, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करवाती है, ऑन द ग्राउंड लेवल में इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। तो ये ऐसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, जिसको आप लोग नौकर तंत्र, नौकरशाह बोल सकते हो। ठीक है ना। नाउ सिविल सर्विस क्या होती है, तो आप लोग ने बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा अबाउट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है कि आप रिक्रूटमेंट करोगे किसके लिए, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड कई सारे ऑफिसर्स के लिए उनको ये एम्पावर्ड किया गया है, उनको ये बोला गया है कि आप इनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये बतलाया गया कि आपको ये काम करना है। ठीक है ना। तो सिविल सर्विस क्या होता है, तो मैं यूं कहूंगी सिविल सर्वेंट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं वो, trained and skilled officer who worked as permanent employees of the government assigned task of assisting minister in formulating policies and implementing policy। तो ये कैसे ऑफिसर होते हैं, काफी ट्रेंड होते हैं, काफी स्किल्ड होते हैं, काफी प्रतिभाशाली होते हैं, तभी ना वो जाके एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं, तभी तो वो आईएएस आईपीएस बनते हैं। मैंने बोला ना, पर्दे के पीछे लोग, जो पॉलिसीज फ्रेम होती है वो किसका सलाह लिया जाता है, वो एक कहीं ना कहीं वो आईएएस भी रहते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। जो अभी हम लोग नाम सुनते हैं अजीत डोभाल जी का, जो कि एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो क्या है, वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं किसी पर्टिकुलर बैच के, मुझे बैच का ये याद नहीं है, लेकिन वो किसी बैच के ऑफिसर रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर। तो पर्दे के पीछे कौन लोग होते हैं, यही सब ऑफिसर्स होते हैं ना, जो हमारे कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है। आईबी हो गया, रॉ हो गया, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से जुड़े होते, कहीं ना क्या पूरी तरह से वो जुड़े हुए रहते हैं, है ना, जो हमारे कंट्री को बहुत ही ढंग से सीक्रेट वे में प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। ठीक है ना। सॉरी, इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। In administrative service, administrative officer cannot act in violation of policies adopted by legislature। यहाँ पे ये भी एक बाध्यता है, ये भी एक लिमिटेशन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो कोई भी पॉलिसी से खिलाफ में नहीं जा सकते जो लेजिस्लेचर अडॉप्ट करती है। यानी अगर कोई भी पॉलिसी, अगर विधायिका अगर कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उनके खिलाफ में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं जा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों किए। उनको बस बोला जाए कि भाई आप फॉर्मेटिंग पॉलिसीज में हमको मदद करो, पॉलिसी को बनाने में मदद करो और पॉलिसी को लागू करवाने में मदद करो, दैट्स इट। ठीक है ना, यही होता है इसमें। फिर क्या होता है कि आप लोगों ने समझ लिया कि भाई ये क्या होता है। फिर हमारे इंडिया में ये कैसे काम करता है, ये जो मशीनरी है ये क्या होती है, पॉलिटिकली अकाउंटेबल होती है। जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको कुछ जवाबदेही भी होती है। ठीक है ना।
और इसमें यह भी बोला गया है कि आपको पॉलिटिकल न्यूट्रल रहना पड़ेगा। अभी देखते हैं। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पॉलिटिकली अकाउंटेबल। ये जो मशीनरी है वो क्या होती है? पॉलिटिकली अकाउंटेबल होती है, वो राजनेताओं की तरफ जवाबदेह होती है। ये बात आपको मीडिया में नहीं बताई जाएगी कि ये जवाबदेही होती है, बिल्कुल नहीं। उनका एक अपना एक रूम होता है, मतलब कि एक अपना एक प्लेस होता है, ओके ना, कि यहाँ पे सब चीज एक सीक्रेट वे में होता है, हर चीज पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, क्योंकि एक गोपनीयता मेंटेन होना चाहिए फॉर इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। हर बात हम चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकते अपने कंट्री के बारे में, है ना, ये बात आप लोग भी समझते होंगे, ठीक है। पॉलिटिकली न्यूट्रल मीन्स ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन। अब ये क्या बोला मैंने कि ये न्यूट्रल होती है पॉलिटिक्स की तरफ, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी को फेवर करने लगे। अगर आप पार्टी को फेवर करने लगो तो क्या होगा? बायस नेचर का हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 5 साल तक अभी बीजेपी रूल कर रही है, फिर कांग्रेस आ जाएगी, तो क्या बोलेगी वो पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर कि मैं आपका बात नहीं मानूंगा या नहीं मानूंगी, क्योंकि आप दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं आपको सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या होना पड़ेगा इसके लिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ना उसकी तरफ ना इसकी तरफ, है ना। तभी वो एक अनबायस्ड पॉलिसी ला पाएंगे ना, जो हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ओके। मीन्स ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन। जो मैंने एक्सप्लेन किया कि कोई पॉलिटिकल पोजीशन वो नहीं ले सकता कि आप ये पार्टी को फेवर कर रहे हो। अगर फेवर करना है तो रिजाइन करो पोस्ट से, आप पार्टी को फेवर करो, वो भी हो सकता है ना। Responsibility of administrative officer to faithfully and efficiently participate in drafting policy and its implementation। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक प्रशासनिक सेवक की कि आपको ईमानदारी पूर्वक, प्रभावशाली पूर्वक सारे पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना होगा, बनाना होगा और उसको ढंग से इंप्लीमेंट करवाना होगा। वो इनकी एक ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना होगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना आप लोग को। अब बात करते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, कैसे सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, तो समझते हैं अभी। तो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, जो भारतीय नौकरशाह तंत्र है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, ऑल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, उसमें भी सब पॉइंट्स हैं, ओके ना। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो काफी अवेयर थे, काफी सचेत थे कि हमको एक ऐसे, हम लोग को एक ऐसे नॉन पार्टीशन, यानी किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करने वाला, पार्शियलिटी नहीं करने वाला व्यक्ति को रिक्रूट करना पड़ेगा, जो कि हमारी कंट्री के लिए पॉलिसी को फ्रेम करे और उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करवाए। और वो कौन सी मेंबर्स होंगी? ऑब्वियसली बात है, सिविल सर्वेंट्स होंगे, आईएएस होंगे, आईएफएस होंगे, आईपीएस होंगे, है ना। तो क्या होगी? इम्पार्शियल व पॉलिटिकली न्यूट्रल ढंग से काम करेगी, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है ना। वो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन किस पे क्या एलिगेशन का कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब क्या है कि कंट्री की क्या पॉलिसी होनी चाहिए जो काफी अच्छे से रन करे हमारी कंट्री में, ओके। तो मैंने बोला ना कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो इसके पास ये पावर है, मैंने पहले ही डिस्कस किया कि इसके पास ये पावर है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को रिक्रूट करती है, उसको सेलेक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, उनकी बौद्धिक क्षमता से उनको रिक्रूट करती है इन द कमीशन, है ना। ये क्या मेरे को कर लेगी क्या? बिना मेरिट पे लिए हुए हमको आज मैं चले जाऊँ यूपीएससी में तो हमको सिलेक्ट कर लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। मुझे बाकायदा एग्जाम देना पड़ेगा, मेंस लिखना होगा और फिर इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, तभी मुझको वो पोस्ट मिल पाएगी। अनलेस एंड अनटिल नहीं मिल पाएगा, ओके ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है एग्जाम करवाने की? तो यूपीएससी है। तो उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होती है, यानी राज्य लोक सेवा आयोग, है ना। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो राज्य में जो भी एसडीएम होते हैं, सॉरी, जो राज्य लेवल की एसडीएम होती है, जो कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, वो उसको भी अपॉइंट वगैरह करती है। ये क्या कहते हैं, एग्जाम करवाते थे कि फॉर एग्जाम्पल
बीपीएससी, यूपीपीएससी, तो ये क्या है, एक राज्य लोक सेवा आयोग है, ये राज्य लेवल पे रहती है, ओके ना। बीडीओ होते हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स इसमें होते हैं, ओके ना। तो ये स्टेट में भी है एंड यूपीएससी एक सेंट्रल लेवल की है ना। अब बात आती है कि एक लाइन दिया गया है बुक में, मैंने इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि देयर रिमूवल और सस्पेंशन सब्जेक्टेड टू अ थॉरो इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि कौन जज करेगा उसको, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही उनको उनकी रिमूवल चाहे सस्पेंशन पे डिसीजन ले सकता है ना। ये इंक्वायरी का विषय है, इसीलिए इसको डेप्थ में भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि एक एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी कोई एफिशिएंसी होती है, मेरिट होती है, क्षमता होती है, टैलेंट होता है, स्किल होता है, तभी जाके उनको मौका मिलता है कमीशन के लिए सर्व करने का। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है कि सर्टेन सीट्स रिजर्व कर दिए हैं फॉर SC STs एंड ऑल्सो फॉर EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड OBCs टू। तो ऐसा क्यों किया उन लोगों ने कि ताकि उन लोग को भी मौका मिल पाए कि आप अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट तो नहीं, अपने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, क्योंकि आप लोग उसी कम्युनिटी से आए हो जो काफी एक प्रताड़ित होगी या इनएडिक्वेट लेवल से प्रेजेंट नहीं हो पाएगी कंट्री में। अगर आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो उसकी ग्रीवांसेस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्योंकि आप लोग को उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो इसी कारण से रिजर्वेशन पॉलिसी को इसमें भी लाया गया, ठीक है ना। वुमेन्स के लिए भी है ना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ऑल इंडिया सर्विसेज, फर्स्ट पॉइंट ये क्या होती है कि आपको अगर आप एक IAS बन जाओ तो कहीं भी आपको भेज सकती है सर्व करने के लिए, चाहे वो अंडमान हो, चाहे वो मेघालय हो, कहीं भी। ये ऑल इंडिया सर्विस होती है, यानी आपको पूरे इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है एज एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर। तो ये काफी एक रेपुटेटेड जॉब होती है, ये काफी रेपुटेटेड, जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट का सपना होता है बनना IAS IPS। आई एम श्योर आप लोग का भी होगा, है ना। तो ये क्या होता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी इसको हर जगह पे भेजा जा सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करो, ओके ना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आता है सेंट्रल सर्विस, जिसमें आता है इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे काम करेंगे, केंद्र के लेवल पे काम करेंगे, और ये पूरी राज्य के लिए पूरे राज्य में कहीं भी भेजा सकता है, लेकिन ये सिर्फ केंद्र के लिए ही काम करेगी, ठीक है ना। ये केंद्र इनको यहाँ पे ट्रांसफर करेगी, वहां पे ट्रांसफर करेगी, ठीक है ना। एंड इसमें स्टेट सर्विस भी होता है, इसमें सेल्स टैक्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इसमें डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है। इसमें ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D का एक जॉब का ये होता है, लिस्ट होता है ना। तो अभी आप लोग को जितना जाने का जरूरत है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। मैंने ये बता दिया कि एफिशिएंसी, नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट, यानी इसका क्या प्रक्रिया होता है कि मेरिट पे होता है, आपको पहले प्री लिखना हो, प्री करना पड़ेगा, प्री क्वालिफाई करके आपको मेंस लिखना होगा, मेंस लिखने के बाद आपको इंटरव्यू होगा, है ना। फिर आप एक IAS ऑफिसर बन पाओगे, है ना। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स है, इसमें रिजर्वेशन दिया गया फॉर दलित, आदिवासी, सबको दिया गया। एंड जो मेंबर्स होते हैं, देखो यूपीएससी में एक मेंबर्स होते हैं, है ना, एक बोर्ड होती है, बोर्ड में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि कुछ साल के लिए अपॉइंट होती है फॉर अ फिक्स पीरियड, जो डिसीजन लेती है अबाउट द कमीशन। कि अगर एक कमीशन मैंने नाम लिया कि उसमें कोई अध्यक्ष होते होंगे, उसमें कोई मेंबर्स होते हैं, तो उसमें भी होते हैं, ओके ना। ये मैंने बता दिया, रिमूवल और सस्पेंशन सब्जेक्ट टू थॉरो इंक्वायरी मेड बाय द जज ऑफ SC। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने इसको लिखा है, मैं भूल गई थी कि मैंने इसको लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन मैंने लिखा है, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बाय द यूपीएससी, मैंने इसको बता दिया कि हाँ, जो सिविल सर्वेंट कौन रिक्रूट करती है, दैट इज द यूपीएससी। एंड इसके बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, इन द आर्टिकल 315, ठीक है ना। मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, ठीक है, अगर आप लोग को लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 315 में डिस्कस किया गया है अबाउट यूपीएससी, ठीक है ना। फॉर स्टेट कौन से होते हैं मैंने बता चुका है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये होता है, ठीक है। अब बात आती है इसकी
IAS और IPS ऑफिसर असाइंड टू अ पर्टिकुलर स्टेट वेयर ही और शी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब जो एक IAS और IPS होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट उनको दिया जाता है, जैसे बोलते हैं कैडर बोलते हैं उसको। मान लो एक IAS ऑफिसर बन गया, आपको कैडर मिल गया यूपी, तो आप उस स्टेट में आपको बोला जाएगा कि भाई अपना काम करो, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा, पर्टिकुलर एक ग्राम दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा उस पर आप काम करो, है ना। तो वो जो लगातार किसकी निगरानी में काम कर रहे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उसका ट्रांसफर कर सकती है, इधर से उधर कर सकती है। मान लीजिए उसको लखनऊ से बागपत भेजा जा सकता है, मतलब ऐसे ऐसे ट्रांसफर तो कर सकती है, क्योंकि उनको निगरानी में, किनकी निगरानी में काम कर रही है, राज्य सरकार की निगरानी में काम कर रही है। आफ्टर ऑल उनको स्टेट में भेजा गया, तो निगरानी किसके अंदर में रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट में, सिंपल है ना। लेकिन ये जो IAS एंड IPS ऑफिसर को भेजता कौन है, भेजने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन गो बैक टू द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली द गवर्नमेंट ऑफ सेंटर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। अब बात आती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं इनको, उनके पास क्या होता है कि वो वापस भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बुला सकती है ना। कि जिंदगी भर इंसान IAS IPS नहीं बना जाता, उनका प्रमोशन भी होता है उनमें, है ना। तो जरूरी नहीं कि दिन भर वो सिर्फ स्टेट में IAS IPS बन जाए, है ना। उनको वापस सेंट्रल गवर्नमेंट बुला सकती है अपने यहाँ काम करने के लिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी उनका अनुशासनिक जो जो एक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, कौन ले सकती है, वो सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती है। ट्रांसफर कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट IAS IPS को, लेकिन जो भी एक इंपॉर्टेंट जो एक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है। समझ रहे हो ना आप लोग। और फिर मैंने कुछ बात इसमें लिखा नहीं है, जो मोटा मोटी बात समझने के लिए आपको, कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट होती है जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। जो कि मैंने बोला पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, तो पॉलिसी किसके लिए फॉर्मुलेट होता है, पब्लिक के लिए, है ना। तो उन लोग के लिए काम करेगी ना। लेकिन मतलब कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो अपने मेरिट पे आते हैं। तो इसीलिए जो पब्लिक लोग हैं, वो ग्रीवांसेस ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं जाती है अपने नीड्स को लेकर। वो अपने स्थानीय नेता से बात करते हैं, है ना। क्योंकि स्थानीय नेता क्या होते हैं, वो चुने जाते हैं उनके द्वारा। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं क्या, वो अपने टैलेंट पे आते हैं, वो वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। बुक के लास्ट पॉइंट से क्या बोला जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है इसके साथ, क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक एसेंस होता है ना, वो कम हो जाता है। कि पॉलिटिकल जब भी बात आता है तो उसका इंपॉर्टेंस, जो महत्व है, घटने लगता है ना। हालांकि ये जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन आफ्टर ऑल जो अपॉइंटमेंट होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, कोई ऑफिसर्स आते हैं क्या उसमें, बिल्कुल नहीं। पार्टी होती है, जहाँ पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, वहां पॉलिटिसाइज बिल्कुल होगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ और मैकेनिज्म लाने चाहिए, ताकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है वो जवाब दे, वो किसकी तरफ, सिटीजन की तरफ। हालांकि कुछ ऐसे एक्ट हैं जैसे कि RTI एक्ट, जिसके साथ आप कुछ भी जानकारी जान पाते हो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता दिया जाएगा, क्योंकि एक सिक्रेसी होता है, मैंने बोला ना, गोपनीयता होती है, जिसमें सबको काम करना होता है, हायर अथॉरिटीज को, है ना। लेकिन RTI एक्ट के तहत क्या होता है कि आप लोग जान पाओगे, इंफॉर्मेशन ले पाओगे, है ना। तो ऐसा कुछ किया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है ना। अगर आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।